नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। वक्त हो गया है 6 और ये वक्त है न्यूज रूम लाइव का। तो न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करें उससे पहले 4 बड़ी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो 4 बड़ी खबरें क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है पूर्वांचल दौरा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे, एक और फंगस यानी कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और उसके बाद येलो फंगस की दस्तक हमारे सामने है। लगातार मरीज हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं और पहले जान फिर इम्तिहान। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा गया है कि पहले वैक्सीनेशन हो बच्चों का, उसके बाद एग्जाम हो। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है और रमेश पोखरियाल निशंक इसमें फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल, महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। देश में सबसे नंबर 1 अगर कोई राज्य था तो वो महाराष्ट्र था, लेकिन अब यहां पर कोरोना पर लगाम लगती दिखाई दे रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। और चलिए पहले ही बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। प्रदेश में लगातार वो दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज भी वो प्रदेश में हैं। गोंडा, आजमगढ़ का सीएम योगी ने दौरा किया है। वाराणसी भी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन के बनारस दौरे पर हैं सीएम योगी। तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सुंदरलाल अस्पताल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों के लिए तैयार पीकू वार्ड भी देखेंगे मुख्यमंत्री। काशी के कोविड कमांड सेंटर का भी करेंगे दौरा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी कर सकते हैं निरीक्षण। आज रात्रि विश्राम वाराणसी में ही करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आज की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इसी कड़ी में आज गोंडा और आजमगढ़ का दौरा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसके बाद बनारस जाएंगे, वाराणसी जाएंगे और वहां पर आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो 2 दिन के बनारस दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। लगातार समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फिलहाल वाराणसी पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम योगी लगातार प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और कोविड को लेकर क्या तैयारियां हैं इसको लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सुंदरलाल अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। बच्चों के लिए तैयार पीकू वार्ड का भी निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। आकाश यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, एक बार तफसील से बताइए, मुख्यमंत्री जब वहां पर पहुंचे तो क्या तस्वीर दिखाई दी, क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से? जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय डीआईडीओ अस्पताल का निरीक्षण कर रहा है। उसके बाद ये सुंदरलाल अस्पताल में जाएंगे जहां ब्लैक फंगस की तैयारी के लिए, इसकी लड़ाई के लिए वहां वार्ड बनाया गया है, उस वार्डों का भी निरीक्षण करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से कार के द्वारा सिगरा जाएंगे जहाँ कोविड कमांड सेंटर पे निरीक्षण करने के बाद एक बैठक करेंगे। बैठक भी काफी देर की बताई जा रही है। बैठक के बाद वो तमाम अधिकारियों से समीक्षा करेंगे। उसके बाद हम बता दें कि आखिरी बैठक जो होगी टीम 9 के साथ बैठक होगी, जो वर्चुअल तरीके से होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ जाएंगे। उसके साथ साथ वहां पे चल रहे विकास कार्यों को भी प्रगति जानेंगे। रात्रि विश्राम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी रहेगा। हालांकि कल सुबह मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आकाश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बढ़ते आगे बात करेंगे बड़ी खबर की। और सतीश द्विवेदी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बड़ा बयान आया है। कोरोना से शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार गंभीर है। मृतक परिवार के योग्य आश्रितों को मिलेगी शिक्षक की नौकरी। बीएड, डीएलएड और टीईटी डिग्री धारकों को नौकरी दी जाएगी। बगैर टीईटी के भी 3rd ग्रेड पदों पर नियुक्ति मिलेगी। तो बड़ी खबर है, ये अहम खबर है। बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना से शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार गंभीर है। मृतक परिवार के योग्य आश्रितों को मिलेगी शिक्षक की नौकरी। बीएड, डीएलएड और टीईटी डिग्री धारकों को नौकरी मिलेगी और बिना टीईटी के भी 3rd ग्रेड पदों पर नियुक्ति मिलेगी। तो ये एक बड़ा बयान निकल कर आया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का। उन्होंने कहा है कि कोरोना से शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार बेहद गंभीर है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके पाल्य अगर बीएड, डीएलएड और बीटीसी डिग्रीधारी हैं तथा टीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण हैं तो उन्हें तो शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो अभ्यर्थी जो पाल्य टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें अधिक योग्यता रखते हुए भी चतुर्थ श्रेणी में सेवा करने के लिए विवश होना पड़ता था, क्योंकि तृतीय श्रेणी में पद रिक्त नहीं होते थे। इसलिए अब हमने यह आदेश किया है कि जो अभ्यर्थी जो मृतक आश्रित योग्यताधारी होंगे, तृतीय श्रेणी में नौकरी प्राप्त करने की योग्यता रखते होंगे, तो पद रिक्त न होने की स्थिति में भी अधिसंख्य पदों पर उनकी तृतीय श्रेणी में नियुक्ति की जाएगी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी को सुन रहे थे आप। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कोरोना से शिक्षकों की मौत पर योगी सरकार गंभीर है। मृतक परिवार के योग्य आश्रितों को मिलेगी शिक्षक की नौकरी और बिना टीटी के भी 3rd ग्रेड पदों पर नियुक्ति मिलेगी। तो कोरोना से शिक्षकों की मौत पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, योगी सरकार गंभीर है, ये कहा है बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने। तो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, अहम खबर है। और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, क्या कुछ कहा गया है और ये एक अच्छी खबर के तौर पर भी साबित हो रहा है? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे में जो वैकेंसीज हैं, जिनमें बीएड और डीएलएड और टीटी उत्पन्न जो पास किए हुए जो अभ्यर्थी हैं, उनको अब जो है नौकरी दी जाएगी। हालांकि पहले ये बयान सतीश द्विवेदी का आया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो मृतक आश्रित कोटे की जो सीटें खाली हैं, जो लगातार मृतक आश्रित लोग हैं, वो लगातार सतीश द्विवेदी से संपर्क कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको नौकरी दी जाए। जिसके बाद ये सतीश द्विवेदी का बयान आया है कि मृतक आश्रित कोटे के लिए जो एलिजिबल लोग हैं, जिन्होंने डीएड और बीएलएड और डीएलएड किया है, उसके अलावा टीटी उत्पन्न है, उनको अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी बचते हैं मृतक आश्रित कोटे के, उनको तृतीय ग्रेड में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले की अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो जो बीएड डीएलएड पास नहीं होते थे या जो टीटी पास किए अभ्यर्थी नहीं होते थे, उनको 4th क्लास में नौकरी दी जाती थी। लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह साफ तौर पे कहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों को तृतीय ग्रेड में नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा अगर जितने संख्या के अभ्यर्थी हैं, अगर उतने पद नहीं होते हैं तो पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उसके बाद तृतीय ग्रेड के पद पर इन लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का जो ये बयान सामने आया है, जिसके बाद मृतक आश्रित कोटे के जो अभ्यर्थी हैं उनको राहत देने का काम किया गया है। हालांकि इसी बीच शिक्षक भर्ती से जुड़े तमाम पहलुओं पर देखा गया था कि लगातार अभ्यर्थी सतीश द्विवेदी को फोन कर रहे थे, जिसके बाद तमाम ऑडियो भी वायरल हुए थे। उसके बाद जब ये बयान सामने आया है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को राहत देने वाला है। नीलेश, बिना टीईटी के भी नौकरी दी जाएगी, ऐसी भी खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सतीश द्विवेदी का बयान आया है, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु यही है कि लोगों को समझना पड़ेगा, अभ्यर्थियों को समझना पड़ेगा, जिन लोगों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है, उसके बाद टीटी को पास किया है, उन्हीं लोगों को अध्यापक के पद पर नौकरी दी जाएगी। जो टीटी पास नहीं किए हुए अभ्यर्थी हैं, उनको तृतीय ग्रेड का पद होता है शिक्षा विभाग में, उस पर उनको नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि इससे पहले देखा जाता था कि जो बीएड और डीएलएड करके टीटी पास नहीं होते थे, उनको 4th क्लास में नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब वो उसको अपग्रेड कर दिया गया है, 3rd क्लास में उनको नौकरी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। बहुत शुक्रिया नीलेश चौहान, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। और बढ़ते आगे बात करेंगे दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गए हुए थे। और वहां पर मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा कराना इस वक्त सबसे बुरा फैसला होगा। और दिल्ली सरकार इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, वो 1 तारीख को परीक्षा कराने को लेकर इसका ऐलान भी कर सकते हैं। तो देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर आता है। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखे और सुझाव साझा किए। जानकारी मिली है कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला किया है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई की परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा है कि फिलहाल परीक्षा को टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए विकल्पों की तलाश किए जाने के पक्ष में नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि कोरोना महामारी की अगर तीसरी वेव आएगी तो बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। पहले सभी बच्चों को वैक्सीन की डोज लग जाए, उसके बाद परीक्षा लेना सुरक्षित हो जाएगा। सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली सरकार की बात रखी। आपको बता दें कि परीक्षाएं कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसे अलग रखा जा सकता है। गौरतलब है कि सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। वहीं 12वीं क्लास की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और गुलशन सैफी हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। गुलशन, एक बार ये पूरी खबर को समझाइए कि आखिर चल क्या रहा है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि नहीं कराना चाहिए और खबर निकल के ये आ रही है केंद्र सरकार परीक्षाएं कराने वाली है। क्या चल क्या रहा है? खबर में इस तरीके से इसको देखना होगा कि केंद्र सरकार ने लगातार सभी तमाम राज्यों से वार्ता कर उनको एक सुझाव दिया था कि चुनिंदा जो विषय है उनकी परीक्षा ले ली जाए, बाकी जो विषय है उन्हें छोड़ दिया जाए और जो चुनिंदा विषय में नंबर आएंगे उसी के आधार पर बच्चों की मेरिट तैयार की जाए। एक तो ये विषय था। दूसरा ये था कि 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा की जाए, जिसमें बच्चे अपने चुनिंदा सवालों के जवाब दे सके, इस आधार पर की जाए। लेकिन वहीं इन तमाम बातों के ऊपर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह सुझाव दिया है कि करीब 1.5 करोड़ छात्र जो 12वीं की परीक्षा देंगे और इतने ही करीब टीचर, यानी 3 करोड़ संख्या बैठती है जिनको पहले टीकाकरण कर दिया जाए अगर परीक्षा लेते भी हैं। क्योंकि उन्होंने इस बात का हवाला देते हुए कहा कि लगातार 2.5 लाख से ऊपर मामले आ रहे हैं, ऐसे में बच्चों की सेहत से रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये बात एक आइडियल बातें हो सकती है कि बच्चे पढ़ें और उसके बाद परीक्षा दें, पास हों और अच्छे से नंबर लाएं, ये एक बात आइडियल हो सकती है। लेकिन हम एक टीचर और ये टीचर के सिस्टम से नहीं सोचना, बल्कि हम एक पेरेंट्स की नजर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमें अपने बच्चों की परीक्षाएं नहीं करनी चाहिए। तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिलहाल ये सुझाव दिया है कि बच्चों की जो पहले 3 साल की परीक्षा ली गई है उसके आधार पर उनके नंबर दे दिए जाएं और जैसे स्थितियां सामान्य होंगी, जो बच्चे चाहते हैं कि उनको लगता है कि उनके नंबर और भी ज्यादा आ सकते थे तो वो सामान्य हालतों में पेपर दे सकते हैं, उनके नंबर अपग्रेड हो जाएंगे। और फिलहाल अगर सरकार इस बात पर राजी नहीं होती है कि पिछले रिकॉर्ड के आधार पर मेरिट तैयार की जाए तो इस लिहाज से उनको फिर वैक्सीनेशन करना होगा, साथ में विदेशी दवाइयों को ला करके टीकाकरण में तेजी लानी होगी। 1.5 करोड़ छात्रों को और 1.5 करोड़ टीचरों को जो है टीकाकरण करना होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में करीब 35% छात्र ऐसे हैं जो 18 साल के हैं और बाकी 65% जो छात्र हैं वो 17.5 साल के हैं। तो एक समस्या ये रहेगी कि क्या एक्सपर्ट इस बात की इजाजत देंगे कि 17.5 साल के छात्रों को वो टीका लगाया जा सके। तो फिलहाल अब यह असमंजस की स्थिति है, इस पर कुछ भी साफ नहीं। जी बिल्कुल, और ये बात निकलकर सामने आ रही कि आखिर इसका सलूशन क्या होगा। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि सब जान है तो जहान है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो इसका सलूशन आखिर है क्या? बीच का रास्ता है क्या? जी बिल्कुल, बीच का रास्ता तलाशना होगा कि अगर हम एक देखिए, मैं मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री उनके शब्द दोहराना चाहूंगा। उन्होंने डिजिटल प्रेस वार्ता में यह कहा है कि एक शिक्षक संघ या शिक्षक के नाते हम इस नजरिए से इस पूरे मामले को नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं हम किसी बच्चे के पेरेंट्स भी हैं, हमें उस नजरिए से भी इस बात को देखना होगा कि आखिर जब 2.5 लाख केस प्रतिदिन आ रहे हैं, ऐसे में जब बच्चे सेंटरों पर जाएंगे तो उनकी जान को कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। तो संभव है कि अगर हम पेरेंट्स की नजर से देखेंगे तो समाधान जरूर निकलेगा। बाकी देखते हैं कि केंद्र सरकार इनकी दिल्ली सरकार की गुहार पर क्या असर लेती है और क्या अपना फैसला देती है। यह इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं। बिल्कुल गुलशन सैफी, देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, परीक्षाएं होती हैं या फिर स्थगित होती हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। गाजियाबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मरीज मिला है जिसमें ट्रिपल अटैक, फंगस का ट्रिपल अटैक देखा गया है।
तो गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्लैक व्हाइट के बाद येलो फंगस की दस्तक। हर्ष ईएनटी अस्पताल में मिला पहला मरीज में पाए गए येलो फंगस के लक्षण। ब्लैक और व्हाइट से ज्यादा खतरनाक है येलो फंगस। येलो फंगस को सबसे खतरनाक मान रहे हैं डॉक्टर। तो पहले ब्लैक फंगस हमारे सामने आया, फिर व्हाइट फंगस और अब येलो फंगस की बात सामने आ रही है। और चिंता वाली बात यह है कि येलो फंगस और भी ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं डॉक्टर। तो गाजियाबाद में फंगस का ट्रिपल अटैक, ब्लैक व्हाइट के बाद येलो फंगस की दस्तक। हर्ष ईएनटी अस्पताल में मिला पहला मरीज में पाए गए येलो फंगस के लक्षण। ब्लैक और व्हाइट से ज़्यादा खतरनाक है येलो फंगस। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक मरीज जिसमें ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के लक्षण मिले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। येलो फंगस को सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जा रहा है। डॉक्टर्स की माने तो येलो फंगस सबसे खतरनाक है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से आ रही है, ब्लैक व्हाइट के बाद येलो फंगस ने दस्तक दी है। इसका जो नेम है वो है म्यूकर सेप्टिकस। जो म्यूकर माइकोसिस होता है ये उससे मिलता जुलता है, लेकिन जो म्यूकर सेप्टिकस है ये फर्स्ट टाइम ह्यूमन में देखा गया है। ये यूजुअली छिपकली वगैरह में मिलता है और इसको फर्स्ट टाइम मैंने एक पेशेंट में देखा है जिसमें वाइट फंगस भी था और जिसमें ब्लैक फंगस भी था और जिसमें पीला फंगस भी देखने में आया है। इसका सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन इसके लक्षण थे कि उसको एक्सट्रीम वीकनेस है, उसको सर दर्द है, उसको सांस लेने में दिक्कत है। जब मैंने उसको एंडोस्कोप से देखा तो उसमें तीनों फंगस मुझे नज़र आई। जो ये तीसरा फंगस है इसका अभी कोई लिटरेचर में कुछ ज़्यादा इलाज मेंशन नहीं है, लेकिन इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी जो हम ब्लैक फंगस के लिए यूज कर रहे हैं उसको पीले फंगस के लिए हमें अधिक मात्रा में यूज करना होगा, जो कि 7 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाएगा। तो सुना आपने डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया है। येलो फंगस को सबसे खतरनाक मान रहे हैं डॉक्टर। गाजियाबाद से खबर हम आपको बता रहे हैं लगातार, जहां पर फंगस का ट्रिपल अटैक, पहले ब्लैक, फिर वाइट, फिर येलो फंगस ने दस्तक दी है और एक मरीज के अंदर तीनों फंगस के लक्षण पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक और वाइट से ज़्यादा खतरनाक है येलो फंगस। येलो फंगस को सबसे खतरनाक मान रहे हैं डॉक्टर्स। बड़ी खबर है गाजियाबाद से, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में एक मरीज ऐसा पाया गया है जिसमें तीनों फंगस के लक्षण पाए गए हैं और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि येलो फंगस सबसे ज़्यादा खतरनाक है। गाजियाबाद से बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मरीज के अंदर तीनों फंगस के लक्षण पाए गए हैं और एक्सपर्ट इसको सबसे ज़्यादा खतरनाक मान रहे हैं। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से ज़्यादा खतरनाक येलो फंगस साबित हो रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, गाजियाबाद से आ रही है, जहां पर एक मरीज के अंदर तीनों फंगस के लक्षण मिले हैं। और गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का? ये येलो फंगस अब हमारे सामने आया है गौरव। देखिए, बिल्कुल जो येलो फंगस बीमारी है ये काफी घातक बीमारी है, क्योंकि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद डॉक्टर वीपी त्यागी हैं गाजियाबाद में, जो हर्ष हॉस्पिटल में ईएनटी देखते हैं, उनका कहना यह है कि ये येलो फंगस के कुछ सिम्टम्स देखे गए हैं एक पेशेंट में। एक ही पेशेंट में ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तीनों देखे गए। बेसिकली जो येलो फंगस और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है और अच्छी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर अब ब्रेक लगती दिखाई दे रही है। जो केसेस हैं वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 26,672 नए केस सामने आए हैं। राज्य का रिकवरी रेट हुआ 92.12%। राज्य में मृत्यु दर हुई 1.59%। अब तक 51,40,272 लोग ठीक हुए हैं। 1 जून महाराष्ट्र हो सकता है अनलॉक, ये सूत्रों के हवाले से खबर है।
बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, सरकार 4 चरणों में लॉकडाउन हटाने पर कर रही है विचार। ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। और मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी के साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी क्या लॉकडाउन हटाने की भी बात हो रही है क्या? सूत्रों के हवाले से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? जी, आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमितों के आंकड़े कम हो रहे हैं, इसको लेकर काफी राहत है। सरकार भी पॉजिटिवली सोच रही है इस बारे में। लेकिन आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार के दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि अभी हालात ऐसे नहीं है कि हम संपूर्ण लॉकडाउन हटाए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये कहा था कि जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े घट रहे हैं, म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट कम हो रहे हैं, मृतकों का आंकड़ा कम हो रहा है, उन जिलों को कुछ सहूलियत दी जाएगी। ये नहीं कहा है किसी ने कि पूरी तरह से लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी ये पॉजिटिव साइन है कि कहीं ना कहीं जो 24-25 नियम लगाए गए थे कठोर, उसमें कई जगह पे जहाँ पे सहूलियतें दी जाएगी पॉसिबल है, तो वहाँ जिला प्रशासन से बात करके राज्य सरकार फैसला ले सकती है। लेकिन मुंबई के लिए बता दूं कि मुंबई के लिए 15 जून तक कोई राहत की बात नहीं है। मुंबई की लाइफलाइन जो कही जाती है, लोकल ट्रेन, वो शुरू नहीं होगी, ऐसा महाराष्ट्र के जो राहत और पुनर्वास मंत्री है विजय वडेट्टीवार, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुंबई में तो फिलहाल लॉकडाउन उठने की स्थिति नहीं है। आनंद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार अब कम होती दिखाई दे रही है और कहा यह जा रहा है कि कुछ जगह ऐसी है जहां पर अब लॉकडाउन हटाया जा सकता है। और फिलहाल इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।